दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन्होंने वाकई पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि ज्यादा नहीं बल्कि कुछ महीने पहले तक भी किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये दरअसल नज़ारे हैं तुर्की देश के कुछ सबसे मशहूर और सबसे बड़े शहरों के कि जो उस वक्त सामने आए कि जब वहाँ पर 31 मार्च को होने वाले लोकल इलेक्शन के नतीजे सामने आना शुरू हुए। जाहिरी तौर पर तो देखने में यही महसूस हो रहा होगा कि तुर्की के ये सारे लोग शायद किसी पार्टी या किसी नेता की जीत का जश्न मना रहे हैं, मगर दोस्तों जीत से कहीं ज्यादा ये हार का जश्न है। वो भी किसी और की हार नहीं बल्कि उसी नेता की हार के जो पिछले लगभग 20 साल से लगातार अकेले पूरे तुर्की पर राज कर रहा है और जिसको दुनिया रजब तैयब अर्दोगान के नाम से जानती है। हार हुई तो हुई, मगर इतनी ज्यादा बड़ी और बुरी हार हुई है कि इसको रजब तैयब अर्दोगान के इतिहास की सबसे बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि इस हार को अब तुर्की की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है कि जिससे शायद टर्की का पूरा फ्यूचर भी बदल सकता है। मगर अब सवाल यही है कि जिन इलेक्शन की पिछले 2-3 दिन से इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, ये आखिर किस तरह के इलेक्शन थे? इसमें रजब तैयब अर्दोगान की इतनी बड़ी हार क्यों हुई? फिलिस्तीन का इस पूरे इलेक्शन में क्या एंगल था और क्या वजह है रजब तैयब अर्दोगान की इस हार को अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है? तो चलिए इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों ये लोकल इलेक्शन थे कि जो टर्की के अलावा बाकी भी दुनिया के बहुत सारे देशों में होते हैं और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें लोग वोट करते हैं काउंसलर और शहर के मेयर वगैरह को चुनने के लिए। टर्की में जो राष्ट्रपति को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं जो अभी पिछले ही साल हुए थे और जिन इलेक्शन में भी रजब तैयब अर्दोगान के लेने के देने पड़ गए थे, उन इलेक्शन के बाद ये लोकल इलेक्शन ही सबसे अहम माने जाते हैं। टर्की में लगभग 81 के करीब प्रोविंस हैं और पूरे ही टर्की के अंदर ये इलेक्शन करवाए गए थे। नतीजे आए कि जिसमें रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी को अपने पूरे इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस्तांबुल, अंकारा, इजमीर, बरसा और अंतालिया जैसे टर्की के ज्यादातर बड़े बड़े और मशहूर शहरों में रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया। मेन ऑपोजिशन पार्टी की जिसको CHP के नाम से जाना जाता है, 1977 के बाद से उसने अपना अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उसको लगभग 38% के करीब वोट मिला है, जबकि अर्दोगान की पार्टी की जिसको जस्टिस एंड डेवलपमेंट या फिर AK पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसको सिर्फ 35% के करीब मिला है। वैसे तो पिछले 1-1.5 महीने से पहले से ही रजब तैयब अर्दोगान काफी परेशान नजर आ रहे थे और हर कोशिश कर रहे थे, हर पैतरा अपना रहे थे कि किसी तरह से इस इलेक्शन के रिजल्ट को बदला जा सके। न सिर्फ लगातार रैलीज वगैरह कर रहे थे बल्कि उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया था कि उनका ये लास्ट इलेक्शन होगा ताकि लोग उनसे इमोशनली अटैच होकर उनको वोट कर दें कि भाई रजब तैयब अर्दोगान का लास्ट इलेक्शन है। मगर फिर भी वो इस हार से बच न सके। उनका सबसे ज्यादा फोकस था इस्तांबुल के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए इस्तांबुल में तो मेयर का इलेक्शन जरूर जीतना है। इस्तांबुल में न सिर्फ वो खुद भी काफी एक्टिव रहे बल्कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक को वहां पर लगा रखा था। हर तरह की कोशिशें की मगर फिर भी वो इस्तांबुल में बड़ी बुरी तरह से हारे। इस तरह से हारे कि उस हार की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इस्तांबुल पर इनकी नजर इसलिए भी थी क्योंकि यही वो शहर है कि जहां पर इनकी पैदाइश हुई, इन्होंने परवरिश पाई और फिर अपने पॉलिटिकल करियर की भी यहीं से शुरुआत की। यहीं से वो सबसे पहले मेयर बने थे, बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री तक की गद्दी का सफर तय किया और फिर प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति भी बन बैठे। 2019 में जब आखिरी बार ये लोकल इलेक्शन हुए थे उसमें इनकी पार्टी ओवरऑल टर्की में तो जीत ही गई थी मगर खास इस इस्तांबुल की सीट पर तब भी हार गई थी। इसीलिए इस बार ये कोशिश कर रहे थे कि कम से कम इस्तांबुल को वापस लिया जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी एक बार फिर से उसी कैंडिडेट ने कि जिसने 2019 में इनके पार्टी के कैंडिडेट को हराया था फिर से हरा दिया। तैयब अर्दोगान की तरफ से इस्तांबुल की इस सीट को इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ जो टारगेट किया जा रहा था उसके पीछे एक बड़ी वजह वो कैंडिडेट भी था कि जिसने अभी न सिर्फ 2024 में ही बल्कि 2019 के इलेक्शन में भी रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी को बुरी तरीके से हराया था। इस कैंडिडेट यानी कि इस्तांबुल के इस मेयर का नाम है अकरम इमामोग्लू, जिस इंसान की अब वक्त के साथ पॉपुलैरिटी यानी कि शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसको सीधे तौर पर रजब तैयब अर्दोगान का मेन चैलेंजर माना जा रहा है। यानी टर्की के लोगों का ये मानना है कि अब पूरे देश में अगर कोई भी नेता रजब तैयब अर्दोगान को कुर्सी से हटा सकता है तो वो यही यानी कि इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोग्लू हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर पिछले साल होने वाले राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऑपोजिशन की तरफ से अपना कैंडिडेट अकरम इमामोग्लू को बनाया जाता तो शायद नतीजा कुछ और आता। मगर हाँ दोस्तों, लगभग ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि 2028 के राष्ट्रपति के इलेक्शन में रजब तैयब अर्दोगान का सामना इसी इंसान से होगा। यही वजह है कि इस्तांबुल की इस सीट पर यह चुनाव अकरम इमामोग्लू और रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट था उसके बीच नहीं माना जा रहा था, बल्कि ये तो डायरेक्ट अकरम इमामोग्लू और रजब तैयब अर्दोगान के बीच ही माना जा रहा
था। रजब तैयब अर्दोगान ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरह से इस उभरते हुए नेता को अभी ही क्रश कर दिया जाए, मगर जाहिर है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए। अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिर 1 साल पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले रजब तैयब अर्दोगान को इतनी बुरी और बड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ा, तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली रजब तैयब अर्दोगान को अपनी इस्लामिस्ट राजनीति के लिए जाना जाता है, यानी कि हमेशा से ही वो अपने आप को एक मुस्लिमवादी नेता के तौर पर ही पेश करते आए हैं। अब क्योंकि आज भी टर्की में एक बड़ी आबादी सेकुलर है, जो जाहिर है आमतौर पर उनको वोट करना पसंद नहीं करती है। इसके अलावा पिछले कुछ वक्त से तैयब अर्दोगान के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है टर्की की बड़ी तेजी के साथ गिरती हुई इकोनॉमी, जिसकी वजह से अब एक ऐसा बड़ा वोट बैंक उनको वोट करने के लिए तैयार नहीं है कि जो पिछले एक लंबे वक्त से उन्हीं को ही करता आया था। आखिर में बची कुची कसर पूरी कर दी रजब तैयब अर्दोगान की उस फॉरेन पॉलिसी ने कि जिसमें साफ तौर पर उनका डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। यूक्रेन और रशिया वाले मैटर में तो वो दोनों तरफ से बैटिंग कर ही रहे थे, मगर जब इजराइल और फिलिस्तीन वाले मैटर में भी उन्होंने यही करने की कोशिश की तो ये चीज उनके ऊपर बैकफायर कर गई, क्योंकि फिलिस्तीन का मैटर टर्की के आम लोगों के लिए उतना ज्यादा आम और नॉर्मल नहीं है कि जितना रशिया और यूक्रेन का मैटर है। फिलिस्तीन से एक अलग लगाव है, और वैसे भी गाजा में जो कुछ हो रहा है वो यूक्रेन और रशिया जंग में तो कभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। रजब तैयब अर्दोगान ने शुरू से ही इस जंग में बयानबाजी भले ही कितनी भी की हो, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया, बल्कि अभी आखिरी वक्त पर जिस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो तो ये तक दावा कर रही हैं कि इस जंग के दौरान टर्की इजराइल का ही मददगार बन गया। तो अब रजब तैयब अर्दोगान का वो बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिमवादी राजनीति की वजह से इनसे हमेशा से जुड़ा हुआ है, उनमें से भी एक बड़ा तबका इनसे अलग हो गया, क्योंकि उसके पास अलग होने के लिए 2 बड़ी वजह मौजूद थी। पहले देश की गिरती हुई लगातार इकोनॉमी, और दूसरी फिलिस्तीन के मामले में ये बिल्कुल बेकार फॉरेन पॉलिसी। हालांकि दोस्तों, हालात को भांपने के बाद रजब तैयब अर्दोगान ने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी, इसीलिए लगातार हर रैली में वो गाजा का जिक्र कर रहे थे। इवन अमेरिका को नाराज करते हुए बार बार अपने बयानों में हमास ग्रुप को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। इजराइल के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे थे, नेतन्याहू की तुलना हिटलर से और गाजा में जो चल रहा है उसको होलोकॉस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे थे। मगर दोस्तों, जाहिर है वो एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बोलने से ज्यादा बेहतर होता है कि करके दिखाया जाए। दूसरी तरफ ऑपोजिशन में जो सबसे मशहूर चेहरा थे, यानी कि अकरम इमामोगलू, वो इस पूरे मैटर को अच्छी तरीके से महसूस कर रहे थे। इसीलिए एक सेकुलर पार्टी से बिलोंग करने के बावजूद भी और एक सेकुलर नेता होने के बावजूद भी उन्होंने गाजा के इस पूरे मैटर को अपनी कैंपेन में जबरदस्त तरीके से कैच किया। उन्होंने बार बार प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज में और प्रो पैलेस्टीनियन लोगों के सामने ये डिमांड की कि अर्दोगान को फौरन इजराइल के साथ ट्रेड बंद कर देना चाहिए, यानी कि अब टर्की और इजराइल का व्यापार नहीं होना चाहिए। तो अब जाहिर है तैयब अर्दोगान ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और न ही करीब में वो शायद ऐसा कुछ करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल के जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।